सच में लगी है? तुम लोग मजाक कर रहे हो? सच में उसको चोट लगी हुई है? चलो लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। कल बफर सॉल्यूशन किया था हम लोगों ने। ग्रुप पे कौन सा भेजा था? हाँ, सबने सब करके आए? करके आए? क्या था क्वेश्चन सारा? गरिमा क्या था क्वेश्चन? ग्रुप पे जो भेजा था, किया है या नहीं किया? दिखाइए कहाँ किया, तो दिखाइए। कुछ 4 पॉइंट समथिंग। अच्छा, HOCl वाला, ये वाला दिया। अरे करके आए? आंसर आ रहा है? आंसर बताया था मैंने? आंसर था इसका HOCl वाला दिया था ना। HOCl वाले का आंसर था, कितने गया? इसमें एक तो pH पूछा गया था आपसे, है ना? pH आया है, pH कहाँ है? निकाला नहीं मैंने। pH 2.69 आ रहा है इनका। pH आ रहा है 2.69। आंसर नोट कर लो। pH 2.69 आ रहा है। आया था आप लोग का? और OH माइनस आ रहा है 5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻12। OH माइनस आ रहा है 5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻12। और क्या पूछा था इन्होंने? और पूछा था OCl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, वो आ रही है 9 × 10⁻⁻3। 9 हाँ पूछा है इसमें, तो मैंने हो सकता नहीं बोला हो। OCl माइनस की भी कॉन्सेंट्रेशन पूछी है 9 × 10⁻⁻3। और एसिटिक एसिड की भी पूछी गई है, एसिटेट आयन की, CH3COO माइनस आयन की भी, उसको इन्होंने लिया 10⁻⁻1। अप्रॉक्स में लिया इन्होंने -1। हाँ यही वही OCl का होगा, वही HOCl का। ठीक है, और लोगों का आया कि नहीं आया? किसी का आया? गलत आया? क्यों, क्या लगाया आपने? है OH माइनस 0 कैसे करोगे? सुनो, कोई भी जो सॉल्यूशन है ना, उसमें अगर H प्लस दिए हैं ना, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, मान लो हमने बोला कोई AB है ना, कोई AB है, इसमें H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन मान लो हमने दे दी 10⁻⁻6। ठीक है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें OH माइनस नहीं हो सकते, H प्लस भी हो सकता है, OH माइनस भी हो सकता है। जब H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा होती है तो सिचुएशन बनती है, फाइनल सॉल्यूशन का नेचर कैसा होता है? एसिडिक। और जब OH माइनस की ज्यादा हो जाएगी तो फाइनल सॉल्यूशन का नेचर कैसा बन जाएगा? बेसिक। ठीक है, और वो वाली सिचुएशन जिसमें H प्लस और OH माइनस बराबर हो जाते हैं वो क्या होता है? न्यूट्रल। अगर किसी सॉल्यूशन के H प्लस मालूम है आपको 10⁻⁻6 है, तो उस सॉल्यूशन में हम ये इक्वेशन लगा सकते हैं, H प्लस और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन 10⁻⁻14 कर सकते हैं, वहां से OH माइनस निकल सकता है। बात क्लियर है? केस जो दिया था मैंने, वो आपको जो क्वेश्चन में केस दिया था वो HOCl का दिया था, और किसका दिया था? एसिटिक एसिड का दिया था। ये भी वीक एसिड है और ये भी क्या है? वीक एसिड। तो वीक एसिड के लिए शायद मैंने आपको
H+ निकालने का क्या फॉर्मूला बताया था? H+ निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताया था? शायद √C1 अल्फा प्लस C2 अल्फा, यही बताया था, दोनों अगर वीक होंगे तो। इस तरीके से दोनों के लिए डेटा दे रखे थे ना क्वेश्चन में। क्या क्या दे रखा था क्वेश्चन में, नव्या बोलिए। क्वेश्चन बोलिए। बहुत सही है। पीएच कैलकुलेट करना था, बोला था कि बाई मिक्सिंग ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.02 m HOCl एंड 0.2 m CH3COH, है ना। दोनों के इक्वल वॉल्यूम है, दोनों के लिए Ka दे रखा है। तो जब Ka दे रखा है तो आप H+ निकाल सकते हो इसी फॉर्मूला से। ये नहीं है फॉर्मूला, देखो यहाँ Ka1 यूज करना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन नहीं दे रखी, Ka दे रखा, ये यूज कर लेंगे और क्या निकाल लेंगे यहाँ से, H+ निकलते ही क्या निकल जाएगा आपका, पीएच माइनस लॉग H+ करके पीएच निकल जाएगा। फिर H+ आ गए तो OH- भी निकाल सकते हैं, है ना। और दोनों को ब्रेक करेंगे, ब्रेक करके देखेंगे कि जैसे HOCl है तो कैसे ब्रेक हो रहा है, और एसिटिक एसिड है तो कैसे ब्रेक हो रहा है। ये ब्रेक होगा एसीटेट आयन में और H+ में, और ये कैसे ब्रेक हो रहा है, H+ और OCl- में ब्रेक हो रहा है ना। तो जब ब्रेक करते हैं तो अगर इसके लिए C1 अल्फा 1 माने हो तो ये C1 अल्फा 1 आएगा, और ये क्या आएगा, ये भी C1 अल्फा 1 आएगा, और OCl- की भी कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, और ये क्या बनेगा, C2 अल्फा 2, और ये भी क्या बन जाएगा, C2 अल्फा 2। यहाँ पे H+ इससे भी है, इससे भी है, दोनों वीक है तो दोनों का जुड़ जाता है यहाँ पे, है ना। हम लोग ये ले लेते हैं कि H+ जो होगा टोटल होगा, दोनों से मिलेगा, तभी तो H+ ये लेते हैं। बट एसीटेट तो इतना ही रहेगा और OCl- भी इतना ही रहेगा। ये सारी कॉन्सेंट्रेशन आपसे पूछी गई है। H+ उस फॉर्मूला से निकलेगा, OH- इससे निकालेंगे, OCl- निकलेगा अल्फा 1 C1, और एसीटेट निकलेगा अल्फा 2 C2। ठीक है, सारी चीजें क्वेश्चन में आपके गिवन है। आंसर मैंने बता दिया, एक बार करके देखिएगा अगर जिन्होंने भी नहीं किया है तो। ऐसे ही किया था, आंसर नहीं आया। ये क्या है, कल लास्ट क्लास में हम लोगों ने करा था, बफर सॉल्यूशन की बात कर रहे थे ना हम लोग, कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी किए थे बफर के, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर के किए थे। आज एक और नया टर्म कर लेते हैं इसमें साथ में, बफर कैपेसिटी। नया टॉपिक है बफर के साथ साथ ही छोटा सा, बफर कैपेसिटी। डेफिनेशन लिखने से पहले समझ लो, कोई बफर सॉल्यूशन आपका दे दिया जाए, उस बफर सॉल्यूशन में उसके पीएच में 1 यूनिट का चेंज करना है आपको। पीएच में कितने यूनिट का चेंज करना है, 1 यूनिट का। मान लो उसका पीएच 5 है तो उसको 6 कर दो या 4 कर दो, 1 यूनिट का चेंज होना चाहिए, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। पीएच में 1 यूनिट का चेंज करने के लिए आपको कितना एसिड या कितना बेस ऐड करना पड़ता है उस बफर सॉल्यूशन के 1 लीटर में, उसी को आप बोलते हो बफर कैपेसिटी। ठीक है, कितना अमाउंट आप यूज करते हो एसिड का या कितना अमाउंट आप बेस का यूज करते हो उस बफर सॉल्यूशन के 1 लीटर सॉल्यूशन में ऐड करने के लिए, जिससे कि उसका पीएच में चेंज कितना आ जाए, 1 यूनिट आ जाए, उस अमाउंट को ही हम लोग बोलते हैं बफर कैपेसिटी। तो डेफिनेशन लिख लीजिए बफर कैपेसिटी की। पहले पूछते थे, अभी इधर बहुत सालों से जेई में नहीं पूछा है, लेकिन अब पूछ सकते हैं, मतलब पढ़ लिया जाए, छोटू सा है। डेफिनेशन लिखिए जल्दी से, बफर प्रॉपर्टी ऑफ बफर सॉल्यूशन, प्रॉपर्टी ऑफ बफर सॉल्यूशन
property of buffer solution to resist alteration in its pH value. Property of buffer solution to resist alteration in pH is called buffer capacity. वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से बफर सॉल्यूशन का पीएच चेंज नहीं होता है, वो रेजिस्टेंट होता है पीएच चेंज से, उसको बोलते हैं हम लोग बफर। सेकंड नंबर पॉइंट में लिख लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस added to 1 liter of buffer solution to change its pH by 1 unit is called buffer capacity. Is called buffer capacity. सबने नोट कर लिया? फॉर्मूला लिख लो, फाई लिखते हैं इसको, फाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस, जितना भी ऐड करोगे आप, डिवाइडेड बाय चेंज इन पीएच। चेंज इन पीएच। बफर कैपेसिटी अगर किसी सॉल्यूशन की निकलवाएंगे कभी, तो मोल्स कितने ऐड कर रहे हो एसिड या बेस के, डिवाइडेड बाय चेंज इन पीएच, कितना चेंज हो रहा है, कितना यूनिट का चेंज आ रहा है। अब देखो, अगर बफर कैपेसिटी ज्यादा है, जैसे मान लो कोई एक बफर सॉल्यूशन ले लिया हमने, उसमें आप उसके 1 लीटर में 2 ml एसिड मिलाते हो तो उसका पीएच चेंज होता है 1 यूनिट, ठीक है। और एक दूसरा सॉल्यूशन हमने बफर सॉल्यूशन लिया, उसमें हम लोगों को 20 ml मिलाना पड़ता है एसिड का, तब उसका पीएच चेंज होता है 1 यूनिट। यानी कि दूसरा वाला जो सॉल्यूशन है उसमें 20 ml जब एसिड ऐड किया आपने, तब जाके 1 यूनिट चेंज कर पाए पीएच को, और पहले वाले सॉल्यूशन में आपने 2 ml से ही चेंज कर लिया। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बफर कौन सा होगा, अच्छा बफर 20 वाला, क्योंकि वो रेजिस्टेंट है ना, जल्दी से, जब तक 19.9 है तब तक 1 यूनिट का चेंज आपको देखने को नहीं मिल रहा है, 20 पे जाकर के आपको 1 यूनिट का चेंज देखने को मिल रहा है। यानी कि जिसकी बफर कैपेसिटी जितनी ज्यादा होगी, वो बफर सॉल्यूशन उतना ही अच्छा बोला जाएगा, है ना। तो वो लिख सकते हैं अपन, बफर कैपेसिटी is higher than buffer is called, क्या लिखें, एक्सीलेंट वर्ड तो नहीं लिखते, कुछ अच्छा वर्ड हो तो बताओ। गुड कहाँ लिखे, बफर कैपेसिटी इज हायर देन बफर सॉल्यूशन इज बेटर। दो में अगर कंपेयर करोगे, बफर इज कॉल्ड बेटर, अच्छा बफर कहलाएगा वो जिसकी बफर कैपेसिटी ज्यादा होगी। एक दो पॉइंट और है, अच्छे हैं तो लिखवा दे, नहीं तो अच्छा एक ये
फॉर मैक्सिमम बफर कैपेसिटी, अगला पॉइंट लिखो, फॉर मैक्सिमम बफर कैपेसिटी concentration of salt should be equal to concentration of acid or base. अगर मैक्सिमम बफर कैपेसिटी चाहिए तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड और बेस. जब बनाते हैं ना बफर सॉल्यूशन वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट लेकर के, या वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट लेकर के, तो उसमें सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन और एसिड की कॉन्सेंट्रेशन या सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन और बेस की कॉन्सेंट्रेशन अगर इक्वल होगी तो अच्छी बफर कैपेसिटी का बनेगा बफर सॉल्यूशन. अगला पॉइंट लिख लो, बफर सॉल्यूशन वर्क इन बफर रेंज. Buffer solution work in buffer range. Work in buffer range pH between pKa plus minus 1. मतलब बफर सॉल्यूशन अच्छा तब बना रहेगा बफर सॉल्यूशन जब उसमें pKa की pH की वैल्यू क्या है, pKa से +1 या pKa से -1. यही एक रेंज है. अगला पॉइंट लिख लीजिए, ये जो एडिशनल बफर कैपेसिटी केवल आपका जेईई मेंस के उससे वो है डेफिनेशन और उसका फॉर्मूला, और नीट के से अगर ये सब चीजें पॉइंट से क्वेश्चन बनाएंगे तो एडवांस में बनाएंगे. अगला लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, बफर सॉल्यूशन वर्क बिटवीन बफर सॉल्यूशन वर्क बिटवीन, नीट वालों के काम का नहीं है ये, 0.1 से तो बड़ा होना चाहिए और 10 से छोटा होना चाहिए. कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्ट अपॉन एसिड और बेस, सॉल्ट अपॉन एसिड और बेस, ये कॉन्सेंट्रेशन के बाद. ये सब कोई रेंज वाले सवाल अगर एडवांस में बनाए कभी तो इन पॉइंट्स पे बना सकते. ठीक है, तो बफर कैपेसिटी का टॉपिक अपना हो गया खत्म. अब नए उस पे चलते हैं थोड़ा सा. आज क्या कराना था आपको, अच्छा सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी. क्या हुआ अक्षिता को, क्या दिक्कत है अक्षिता? हेडिंग डालिए सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जे में सवाल जरूर आता है, एक सवाल आता है जे नीट सब में. सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे सवाल जरूर है. हाँ क्या उल्टा बना दिया हमने, ऐसा बना दिया क्या? बड़ा बना दिया ना, ये साइन सही कर लो अगर एक सेम बना दिया तो. क्या 0.1 से 10 के बीच में,
चलो, सॉल्युबिलिटी पढ़ा है, सुना है कभी आप लोगों ने, क्या होता है सॉल्युबिलिटी? चलो बताओ जरा सा, सॉल्युबिलिटी सुना ही होगा बचपन से। डिसॉल्विंग कैपेसिटी, वेरी गुड। हाँ चलिए बोलिए, जो उन्होंने बोला वही। अच्छा चलिए, और कौन बताएगा? गौरांगी। अनुज। ये नहीं, अपने अपना दिमाग इस्तेमाल करिए, वही जो इसने बोला। हाँ एक ही डेफिनेशन है। कितना डिसॉल्व होता है, कोई डिसॉल्विंग कैपेसिटी, जो उन्होंने अच्छा सा वर्ड बोला है ना, उसने हिंदी में बोल दिया उन्होंने। चलो, सॉल्युबिलिटी सही समझ रहे हैं? सॉल्युबिलिटी का मतलब है, जैसे मान लो आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन ले लेते हो किसी का, किसमें डिफाइन करते हैं हम लोग इन जनरली? सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। सैचुरेटेड सॉल्यूशन जानते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सॉल्यूशन सैचुरेटेड लीजिए और टेम्परेचर क्या रखिए? कांस्टेंट रखिए, तब हम सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करते हैं। टेम्परेचर कांस्टेंट और सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब है कि आप सॉल्यूट को डिसॉल्व करते जा रहे हो सॉल्यूशन में, और आपका जब मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व हो गया, अब उसके बाद वो डिसॉल्व नहीं हो सकता, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे मान लो आपने एक गिलास पानी ले लिया, 250 ml वाटर ले लिया, अब उसमें आप शक्कर डिसॉल्व करना शुरू कर दिया आपने, और ग्राम ग्राम से आप मेजर करके डालते जा रहे हैं, ठीक? डिसॉल्व होती जा रही है शक्कर, जब तक डिसॉल्व होती जा रही है तब तक वो सॉल्यूशन क्या है? अनसैचुरेटेड है। जब तक आप डिसॉल्व होता जा रहा है, मोर एंड मोर सोल्यूट डिसॉल्व होता जाएगा, तो सॉल्यूशन क्या है? अनसैचुरेटेड। जैसे ही आपको दिखाई दे कि अब क्रिस्टल वैसे के वैसे ही पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं, तब सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका? सैचुरेटेड हो जाएगा, है ना। और उस टाइम पे जो आपका टेम्परेचर होगा उसको भी आप मेजर कर लोगे, एटमॉस्फेयर जिस उस पे कर रहे हो आप रिएक्शन को, तो वो जो आपका कॉन्सेंट्रेशन होगा, उस कॉन्सेंट्रेशन को आप बोलोगे क्या? सॉल्युबिलिटी। ठीक है, जैसे मान लो आपने 250 ml वाटर लिया, शुगर का सॉल्यूशन बनाना चाह रहे हो, अब उसमें मान लीजिए 20 ग्राम के बाद शुगर डिसॉल्व होना बंद हो गई, तो उसकी सॉल्युबिलिटी आप कह सकते हो कितनी हो गई? आपने 20 ग्राम डिसॉल्व किया कितने ml में? 250 ml में, है ना। तो 100 ml में जितना डिसॉल्व कर सकते हो उतना आप कैलकुलेट कर लोगे, 100 ml में कैलकुलेट कर लेते हैं। या सबसे अच्छा मेजरमेंट का जो तरीका होता है वो होता है सॉल्युबिलिटी का मोलैरिटी के टर्म्स में, यानी कि आपने सोल्यूट के कितने मोल्स डिसॉल्व किए 1 लीटर सोल्यूशन में, उसी को हम कह देते हैं सॉल्युबिलिटी। ग्राम पर ml में निकाल सकते हैं, ग्राम पर 100 ml में निकाल सकते हैं, या सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला तरीका है वो क्या है? मोलैरिटी। ठीक, तो सॉल्युबिलिटी का मोटा मोटा मतलब वही है जो इन लोगों ने बताया कि भाई कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितने अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। या आप कह सकते हो कि कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व होता है कितने ml ऑफ सोल्यूशन में, किस टेम्परेचर पे? कांस्टेंट टेम्परेचर और सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, उसी को हम क्या कह सकते हैं? सॉल्युबिलिटी। जैसे मान लो आपने एक सॉल्यूशन बनाया, अब ये सॉल्यूशन आपका 100 ml है और आपने इसमें 10 ग्राम शुगर ऐड की है, ठीक है। तो अगर इसकी सॉल्युबिलिटी आप S लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 10 ग्राम पर 100 ml। क्या लिख सकते हो इसकी सॉल्युबिलिटी? 10 ग्राम पर 100 ml। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसी सॉल्युबिलिटी को आप 1 ग्राम पर 10 ml हो सकता है ना, और इसको कर लो 0.1 ग्राम पर ml हो जाएगा। कोई दिक्कत? एक ही बात है, नोट कर लीजिए ये डायग्राम बना के, ऊपर लिख लीजिएगा किस में डिफाइन करते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, और टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट।
सॉल्यूशन के हिसाब से भी निकाल सकते हैं, सॉल्वेंट के हिसाब से भी डिफाइन कर सकते हैं। सबसे ज्यादा कौन सी यूनिट यूज होती है? मोलैरिटी, है ना? तो वाइडली यूज्ड कौन सी है? मोलैरिटी। मोलैरिटी तो जानते ही हैं आप, मोलैरिटी तो जानते ही हो। एट कांस्टेंट टेम्परेचर number of moles of solute dissolve in भूल नहीं रहा कोई, 1 liter of saturated solution। इसी को क्या बोलते हो? सॉल्युबिलिटी। ऐसे डिफाइन कर सकते हो। मोलैरिटी के टर्म्स में लिखोगे तो यूनिट हो जाएगी मोल पर। गौरांगी कोई दिक्कत है आपको? नहीं है तो अच्छी बात है, अच्छे बच्चे हैं आप वैसे। यस, तो पोलर है तो क्या हुआ? ऐसा स्ट्रिक्ट नहीं है ना, ऐसा स्ट्रिक्ट थोड़ी है। हाँ, लाइक डिसॉल्व लाइक का रूल तो लगता है, पर बहुत सारी जगह फेल हुई है। मेजरली वो है ना। और वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना, वो बहुत तगड़ा है, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी में हेल्प करता है। हाँ चला दो थोड़ा, मुझे भी लगे। क्या नाम है? अरेंज, दोनों फैन चला दीजिए। पहले अर्चित का नाम मुझे याद नहीं था, अभी अर्चित का नाम याद है। आर्ची नहीं, अर्चित। आर्ची लास्ट टू लास्ट पेज। आर्ची वो पढ़ थोड़ा तेज बच्ची थी वो, इसलिए नाम बहुत पढ़ते हैं ना बच्चे, उनका नाम याद हो जाता है। वो 12th में डिपेंड करेगा। वो 11th में हल्की फुल्की थी, 12th में ज्यादा मेहनत करने लगी। चलो, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट पे आ जाते हैं। प्रोडक्ट का मतलब तो समझते ही हैं क्या? हाँ, मल्टीप्लिकेशन काइंड ऑफ, आप ऐसे समझ सकते हैं ना। तो सॉल्युबिलिटी अगर दोनों आयंस की पता है, जैसे मान लीजिए ए बी कोई कंपाउंड है, वो टूटता है ए प्लस और बी माइनस में, दोनों की अगर सॉल्युबिलिटी पता है आपको और सॉल्युबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन निकाल ले, तो उसी को हम क्या कह सकते हैं उस टेम्परेचर पे? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ए भी टूट रहा है ए प्लस बी माइनस में, ए प्लस बी माइनस दोनों की सॉल्युबिलिटी अगर एस एस ले लें, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? एस मल्टीप्लाइड बाई एस। इसका मतलब क्या हो जाएगा? एस स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं? पक्का? चलिए,
अगर हमने लिया बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन इन जनरली हम लोग जो सॉल्यूशन की बात करते हैं वो बाइनरी सॉल्यूशन की बात करते हैं। बाइनरी का मतलब है नहीं नहीं, बाइनरी सॉल्यूशन सुन तो लो, बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब है ये किस में टूट रहा है, 2 आयंस में या 2 टाइप्स के आयंस में टूट रहा है। 2 आयंस तो नहीं कहेंगे, ए बी मान लो टूट रहा है, ए प्लस और बी, 2 तरीके के आयंस बन रहे, बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक, मान लीजिए इसकी सॉल्युबिलिटी S है और इसकी सॉल्युबिलिटी S है, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम लोग लिखते हैं कैसे, KSP लिखते हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे लिखा जाता है, KSP लिखा जाएगा, A प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई B माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, उसकी जगह पे हम क्या लेंगे, सॉल्युबिलिटी, तो क्या आ जाएगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, S का स्क्वायर, KSP लिखते हैं इसको, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को KSP बोलते हैं। KSP क्या आ गया, S स्क्वायर इस केस में। कोई समस्या, पक्का? डेफिनेशन लिखेंगे क्या है, सामने बैठ के बताने में करो। चलो डेफिनेशन लिखो, इट इज प्रोडक्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी, प्रोडक्ट क्या पढ़ रहे हो, बाइनरी सॉल्यूशन का मीनिंग बताया, बाइनरी के लिए डिफाइन कर, हम लोग ज्यादातर जो पढ़ते हैं, जो भी पढ़ेंगे अब 12th में भी सॉल्यूशन कैसा पढ़ते हैं ज्यादातर, बाइनरी। इट इज प्रोडक्ट ऑफ आयनिक कॉन्सेंट्रेशन, it is product of ionic concentration of ions of binary solid electrolyte, of binary solid electrolyte, solid electrolyte in saturated state, in saturated state at constant temperature, at constant temperature। अब देखो इन जनरली क्या होता है, इन जनरली अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, टेम्परेचर को करोगे इंक्रीज, तो ज्यादातर केसेस में, इसलिए मैंने लिखा है इन जनरली, ज्यादातर केसेस में क्या होता है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है। मतलब अगर सिस्टम को टेम्परेचर दोगे, हीट करोगे, तो ज्यादा सॉल्युबल हो जाएगा सॉल्यूट और अमाउंट रिजॉल्व करेगा, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज करती है, तो KSP क्या होगा, इंक्रीज करेगा। यानी टेम्परेचर बढ़ाने पे इन जनरली KSP क्या होगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा, क्योंकि सॉल्युबिलिटी अपने आप क्या होगी, और बढ़ जाएगी। नोट कर लो जल्दी से, नहीं आधे घंटे बाद थोड़ी एंट्री, 45 मिनट्स हो चुके हैं।
हो गया। अब चलो अब आगे करते हैं, अब आते हैं क्वेश्चंस पे, कैसे इसके क्वेश्चन आएंगे, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये तो बिल्कुल सिंपल आएगा, हमने निकाला। किसी का भी अगर निकालना हो तो कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, तो लिख लो, फॉर कैलकुलेशन ऑफ KSP, कैलकुलेशन कर रहे हैं आप KSP का, अलग अलग केसेस लेंगे। क्या याद रखना है, देखो ध्यान से, मान लो ये A है, इसके M एटम्स हैं, और ये B है, इसके N एटम्स हैं, ठीक है। तो जब ये टूटता है तो कैसे ब्रेक होता है अपने आयंस में, इसके M आयंस हैं और इसके कितने आयंस हैं, N है। चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो इस तरीके से होता है कि इसका चार्ज इस पे, इसका चार्ज इस पे, ऐसे करके लिखा जाता है ना। तो यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव मानते हैं A को, तो इस पे N पॉजिटिव आ जाएगा और इस पे क्या आ जाएगा, ऐसे टूटेगा आयंस, ठीक। अब अगर इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखना है आपको, KSP लिखना है, तो हम लोग कैसे लिखते हैं, इसकी सॉल्युबिलिटी हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे M है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यहाँ पे N है, तो यहाँ पे लिखेंगे M इंटू S, S स्मॉल s सॉल्युबिलिटी ले रहे हैं, और यहाँ पे लेंगे N इंटू S। और KSP लिखते समय क्या करना है, ये ट्रिक है, KSP लिखते समय क्या करोगे, इस पे पूरे पे पावर चढ़ा दो M की, और इस पे पूरे पे पावर चढ़ा दो N की। देखो क्या बनता है, तोड़ के बाहर निकाल। कौन है बार बार तंग कर रहा है, बार बार तंग कर रहा है, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। यानी किसी की भी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है तो आप आयन को तोड़ लीजिए, और जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उनके अकॉर्डिंग इस तरीके से इक्वेशन बना के आराम से निकाल सकते हैं KSP। अब एग्जाम्पल किए जाए, ऊपर वाले चार्ज से मतलब नहीं है, KSP निकालते वक्त चार्ज से कोई मतलब नहीं है, चार्ज तो बताता है आप किस तरीके से इसको आयंस में तोड़ रहे हो। नोट हो गया ये, कौन है, चलो अब निकालते हैं डिफरेंट केसेस के। जैसे मान लो तुमको निकालना है AgCl के लिए, तो AgCl को कैसे तोड़ सकते हो, Ag प्लस और Cl माइनस, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख सकते हो, S, यहाँ पे भी S लिख सकते हो, उसके नीचे 1 1 ही तो है ना। तो अगर आप यहाँ पे 1s भी लिखते हो तो क्या हो जाएगा आपका, KSP क्या लिख सकते हो इसके लिए, S स्क्वायर आ जाएगा सीधे सीधे, कोई समस्या, बोलिए। BaSO4, Ba प्लस 2 SO4 माइनस 2 में टूटता है। ऊपर वाले नंबर से मतलब नहीं है, किससे मतलब है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मतलब है। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, इसको भी S लेंगे, इसको भी S, तो KSP क्या बन जाएगा, S स्क्वायर। कोई दिक्कत, BaCl2 का बनाइए, BaCl2 का करके दिखाइए, एक स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, एक 2, बनाइए।
कहीं डिवाइड करने के लिए बोला है मैंने? ऊपर के 4 से तो कोई मतलब ही नहीं है, पहले ही बता दिया। जोर का लगेगा 4s³। इसका s छोड़ दिया, क्या स्क्वायर कैसे आ रहा है? करना क्या है देखो ध्यान से, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो इसको s लिख दो, इसको क्या लिख दो 2s। जो नंबर यहाँ पे है वही पावर में जाएगा, है ना? तो क्या बनेगा आपका 1s ये लिखा, ये पावर में, पहला तरीका यही सिखाया था ना, 2s ये लिखा, ये पावर में, तो क्या बन जाएगा s ये रहेगा, ये 4s स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा 4s। कोई दिक्कत? सॉल्युबिलिटी अगर दी है तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। अगला कौन करेगा, जल्दी बोलिए, कौन बताएगा अगला? इतना इजी है, ये करने नहीं आ रहा आपको? तोड़ के इक्वेशन मैं दे दूंगी। तुम लोग में हिम्मत नहीं है बिल्कुल। कौन बोला है सही बात है? चलो Al2SO4 होल थ्राइस अगर ये है, ब्रेक कैसे करते हैं देखिए, आयंस को ब्रेक करने का क्या तरीका है, ये 2 आयन है तो लिख लीजिए 2Al, ये 3 है तो ऐसे लिख लीजिए। चार्ज कैसे लिखते हैं, इसका नंबर इधर चार्ज पे आ जाएगा, इसका नंबर, तो ये +3, क्योंकि इक्वेशन में चार्ज लिखना पड़ता है, अगर कहीं आप सब्जेक्टिव एग्जाम या जो भी आपको तोड़ने तो आना ही चाहिए, सॉल्ट को बहुत सारी जगह काम आता है, यहाँ पे तो काम चल जाएगा इससे, इस नंबर से, ठीक है। अगर आपको फास्ट कैलकुलेट करना है तो कैसे करना है, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और s 2 + 3 कितना आ जाएगा 108। फास्ट करना है, कुछ लिखना लुकना नहीं है तो ऐसे कर दीजिए, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर नहीं होगा, 3 का क्यूब होगा, तभी s की पावर इधर आएगा ना, ये 108 और ये 2s, इसको क्या लिखा हमने 3s, वही सेम चीज करेंगे, 2s का स्क्वायर 3s का क्यूब, ये आ जाएगा ksp। s की पावर कितनी आ गई 5 आ गई, और ये कितना आ गया, मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे, अब कर लेंगे कोई भी, पक्का? अब सवाल करते हैं फालतू, ये तो आप कर ही लेंगे मतलब, अब नहीं कर पाएंगे तो फिर नहीं कर पाएंगे हम, क्या बोले, नहीं कर पाएंगे तो फिर नहीं कर पाएंगे। AB2 सॉल्ट है, इसके लिए निकालना है आपको KSP, A+2 और B- की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 1.2 इंटू 10⁻⁻⁴, और यहाँ दे रखा है 0.24 इंटू 10⁻⁻⁴। इनकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है,
सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, हाँ 0.24 दिया है, 2.4 भी बना सकते हो उसको, -4 आ जाएगा। अब देखो वहां पे जैसे हम लोग एस एस ले रहे थे ना सॉल्युबिलिटी, यहाँ पे ये वैल्यू ही दे रखी है सीधे, क्या दे रखा है, AB2 अगर टूटेगा तो कैसे टूटेगा, A प्लस और 2B माइनस में दे रखा है ना, तो ये इसके लिए अगर S बोल दो तो ये इसके लिए 2S लिखोगे, है ना। तो S की वैल्यू क्या दे रखी है, S की वैल्यू क्या दे रखी है, ये दे रखी है ये, और 2S की वैल्यू, 2S की जगह पूरा क्या दे रखा है, इसको 2.4 लिखोगे तो ये लिख दोगे, 2S की जगह पे ये दे रखा है। तो अब अपने को करना क्या होता है इस केस में, 4S क्यूब करते हैं ना, या S के पावर 1 और 2S की पावर क्या करेंगे 2, टू एस की जगह पे दे रखा है और S की जगह पे दे रखा है। सॉल्व कर लो जल्दी से, केस पे क्या आने वाला है, 1.2 24 का स्क्वायर कितना आता है, 24 का स्क्वायर मालूम है, याद नहीं है आप लोग को, 24 का स्क्वायर 676, याद नहीं है तुम लोग को, 25 तक याद कर लो, न्यूमेरिकल में तो काम ही आ जाता है। 576, हाँ वही 24 का स्क्वायर पता है ना, 5.76 मल्टीप्लाइड बाई 1.2 आ जाएगा, यही तो आएगा। क्या कर रही हो बहन, केएसपी निकालना है ना, तो ये एस दे रखा है, एस की पावर 1 कर देंगे, और यहाँ पे जो 2s दे रखा है इसका पावर क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो s की वैल्यू आपके पास है और 2s की वैल्यू भी है, तो -12 में जाएगी पावर तो, और ये कितना आ जाएगा, कितना मल्टीप्लिकेशन आया, 6912 ये आ रहा है। अच्छा आंसर देख लेते हैं, क्या ये -4 ले लिया है ना मैंने, तो 4 प्लस 4 8 हो गया, और ये 4 -12 भी तो आएगा, ये 0.6 में कैसे आ रहा है, 6 पॉइंट में जाएगा ना, ये डिजिट में कुछ इशिका ने ये वाला डिजिट लिया उधर वाला, 6 पॉइंट में जाएगा ना, आंसर देख लेते हैं आप लोग का मैच कर रहा है कि नहीं। ऑनलाइन में आया आंसर बच्चों, कैसे सही आ रहा था, मैंने सीधे बनाया, इसको हमने यहीं पे बना लिया था ना, 2.4 इंटू 10⁻⁻⁻। सही है।
इसमें आ रहा है 6.91 इंटू 10⁻⁻12। चलिए ये 24 का था क्वेश्चन। 23 का कर लो, एक सॉलिबिलिटी का तो हर साल ही आ जाता है। छोटा टॉपिक है, इजी है, और आपका सवाल मिलेगा ही मिलेगा। चल ये लिखो जरा, प्रेसिपिटेशन लिखो। प्रेसिपिटेशन कब होता है, क्या कंडीशन है इसकी? अगर आयनिक प्रोडक्ट का मतलब आयंस का की कॉन्सेंट्रेशन का केवल मल्टीप्लिकेशन निकाल दीजिए। आयनिक प्रोडक्ट अगर आपका ग्रेटर देन या इक्वल टू हो जाता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के। आयनिक प्रोडक्ट अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से बड़ा हो जाए या इक्वल पे आ जाए तो उस समय प्रेसिपिटेशन हो जाता है, प्रेसिपिटेट बनने लगेगा। अगर ये अपोजिट कंडीशन है, आयनिक प्रोडक्ट छोटा है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। चलिए इसी पे बेस शायद ये क्वेश्चन है। नोट कर ली कंडीशंस अपने? pH ऑफ, क्वेश्चन लिखिए, pH ऑफ pH at which MgOH whole twice ब्रैकेट में इसका KSP दे रखा है 1 multiplied by 10⁻⁻11 begins to precipitate from a solution containing 0.1 m Mg+2 ions. Yes. Mg+2 की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, KSP दे रखा है MgOH होल ट्वाइस का, आपको निकालना है pH। इसका मतलब अगर आप KSP और Mg+2 की कॉन्सेंट्रेशन को यूज करके OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन अगर निकाल लो तो क्या आप सोचते हो कि POH आ जाएगा और फिर pH निकाल लेंगे? MgOH होल ट्वाइस ऐसे ही टूटेगा। कैसे ब्रेक होगा ये? MgOH होल ट्वाइस को अगर तोड़ो तो ये ऐसे ब्रेक होगा, Mg+2OH ऐसे टूटेगा। ठीक है, इसके लिए कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है। अगर ये कॉन्सेंट्रेशन आ जाए, ये 2s आ जाए तो अपनी बात बन जाएगी। KSP दे रखा है इसके लिए, अगर OH की कॉन्सेंट्रेशन आ गई तो अपने पास सीधे सीधे क्या आ जाएगा, H+ निकाल सकते हो और फिर pH निकाल सकते हो। कोशिश करो, नहीं आएगा तो
OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन इसमें क्या ले सकते हो, 2s ले सकते हो या 2x लिख सकते हो, 2s लिख लो, 2x ले लो, जो भी उसके हिसाब से निकालो KSP और KSP बराबर करो, OH की कॉन्सेंट्रेशन निकालो। अरेंज क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम, पेन नहीं है, है? तो सवाल करो, कहाँ ध्यान कहाँ है तुम लोग का, खुरा बात करना है बस क्लास में, शैतानी चरम सीमा पे है एकदम। करिए, हमको क्या देख रही हैं गार्गी, करिए जल्दी से। OH माइनस की जो कॉन्सेंट्रेशन है ना वो 2s होगी, है ना, s ना ले लीजिएगा, 2s, SY के चक्कर से अगर आप हटना चाहते हैं उसको तो सीधे सीधे y ले लो, उसकी कॉन्सेंट्रेशन y का स्क्वायर का, कॉन्सेंट्रेशन को y ले लो। इसकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, मैं कर रही हूँ, देखिए जरा सा, हाँ शायद इसकी 0.1 m दे रखी है ना, इसकी y मान लो, y या 2s मान लो, जो भी मान लो, तो यहाँ पे अगर KSP निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 0.1 जो कॉन्सेंट्रेशन है इस पे तो पावर 1 ही चढ़ेगी, इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है उस पे पावर क्या चढ़ जाएगी, 2। KSP कितना है, 10⁻⁻11 है, ये नीचे आ जाएगा 0.1, ये y स्क्वायर बन जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, 10⁻⁻10 बनेगा, तो y कितना आ जाएगा, 10⁻⁻5 आ जाएगा, रूट ले लेंगे तो। ये सबको समझ आता है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, y आ गया 10⁻⁻5, यही तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन है, अपनी OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, तो OH आ गया तो H प्लस निकाल लेंगे सोल्यूशन का, OH अगर आ गया तो क्या फॉर्मूला सिखाया आपको, H प्लस मल्टीप्लीकेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू 10⁻⁻14, ये आ गया अपना -5, तो H प्लस कितना आ जाएगा, 5 को उधर ले जाएंगे तो H प्लस आ जाएगा 10⁻⁻9, तो PH क्या आ जाएगा, माइनस लॉग ऑफ H प्लस, दैट इज माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻9, -9 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 9 लॉग 10, तो PH क्या आ जाएगा, PH क्या आ जाएगा। अगर वो गलती कर देंगे जैसे सॉल्वेंटी प्रोडक्ट निकालते तो 2s रखेंगे और फिर s की वैल्यू OH माइनस रखेंगे तो गलत हो जाएगा आंसर अपना, वो कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस की लेनी है, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन हम सॉल्युबिलिटी के लिए वहां पे 2s लिखते हैं। ये कौन है, ठीक है, नोट कर लिया, आ गया, जला दे, जल्दी से करो, KSP का बम्पर सवाल करवा दे, जान निकल जाए। नहीं इस पे डिफिकल्ट नहीं आता, टॉपिक इजी है, KSP का सवाल जरूर आएगा, टॉपिक इजी है। क्या
चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये आएगा ही आएगा, क्यों पढ़ना फिर? आएगा ही। कुछ किया तो चलो गौरांगी तरह आंखों का बहाना करके वहीं पे हंसी ठिठोली करते हो। आ जाओ जल्दी, चलो इधर आओ। वैसे बैठिए, पीछे देखेंगे और आप मुड़ गए समझ लीजिएगा, फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन करिए, बढ़िया सवाल है एकदम। स्टेटमेंट कितने करेक्ट है वो बताने हैं, है ना। स्टेटमेंट लिख रही हूं मैं। पहला स्टेटमेंट है pH ऑफ 1 into 10 raised to power minus 8 MSCl solution is 8। पहला स्टेटमेंट ये, तो पहले इसको चेक करते हैं 8 सही है या गलत है। चलिए बताइए, पीएच निकालना सीखा ही आपने? देखो एसिड का पीएच अगर कभी भी बोलते हैं कि 7 से ज्यादा आ रहा है, एसिड का पीएच क्या आता है? 7 से कम आता है ना। एसिडिक रेंज तो 0 to 7 ही होती है ना, बिलो 7। तो अगर 7 से ज्यादा दे रहे तो क्या है, मतलब गलत है ये आंसर, है ना। तो गलत है, तो स्टेटमेंट वैसे तो हमने जज कर लिया कि ये क्या है, रॉन्ग है ये स्टेटमेंट। पीएच तो 7 से एक्सीड ही नहीं कर सकता ना, 7 ही न्यूट्रल का है, 7 से कम होना चाहिए, है ना। पीएच शुड बी लेस देन 7। तो आएगा क्या, ये निकाल लेते हैं थोड़ा सा क्यों ऐसा हुआ। HCl की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है इतनी, है ना। पीएच इस उससे निकालते हो आप तो क्या है, आपका ज्यादा आ जाएगा, है ना, 8 आ जाएगा। तो 8 तो है नहीं रेंज में, तो कैसे निकलेगा यहाँ पे। इस केस में वाटर भी कंसीडर करेंगे, ठीक है। वाटर जब कंसीडर करते हैं तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन और ऐड करनी पड़ती है, कितनी, 10 raised to power minus 7। इसका मतलब टोटल H प्लस कितना होगा, 10 raised to power minus 8 तो HCl से मिल रहा है, और 10 raised to power minus 7 किससे मिलेगा, वाटर से। ये कहां से है, फ्रॉम HCl, और ये कहां से है, ठीक है। दोनों को अगर ऐड करोगे इस तरीके से तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा 1.1 आ जाएगा क्या, ऐसे लिख सकते हैं, बोलो बच्चों। वाटर भी कंसीडर करा, ये कॉन्सेंट्रेशन का एक वो लिखाया था आपको, ये कंडीशन होगी तो वाटर कंसीडर करेंगे, ये होगी तो नहीं भाई, मेंस का सवाल है। अरे वो लिखवा दिया होगा, मेंस का सवाल है 23 का। तो टोटल H प्लस क्या आ गया, 1.1 इंटू 10 raised to power minus 7। बिल्कुल बेवकूफ बच्चे। अब पीएच निकालें, ये सॉल्व कर लिया आपने तो बोलिए। कुछ तो आएगा, बताते हैं बहन।
पीएच कैसे निकाले? ये हो गया ना, तो ये बन जाएगा 7 log 10, है ना, और माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में log 1.1, 1.1 की वैल्यू कुछ तो आएगी ही आएगी, तो 7 से क्या होगी, माइनस होगी, तो वैल्यू क्या आएगी, 6 पॉइंट में कुछ आ जाएगी, तो पीएच इसका क्या आएगा, 6.9 करके कुछ आता है इसका। हमें 1.1 की वैल्यू नहीं पता है, तो फिर भी अपन अप्रॉक्सी ले सकते हैं कि पीएच क्या आएगा, इसका लगभग 6.9 पे आता है, तो 7 से तो कम ही आने वाला है। अब बैठ गई अपनी कौन सी रेंज, एसिडिक। अगर 8 बोलेंगे तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग। सेकेंड स्टेटमेंट पे आते हैं, कर लिया। सेकेंड स्टेटमेंट क्या दे रखा है, H3 कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2PO4 minus is HPO4 minus 2. H2PO4 माइनस का कॉन्जुगेट बेस HPO4 माइनस है क्या, बोलिए। कॉन्जुगेट बेस कैसे निकालते हैं, ये सिखाया था आपको, कॉन्जुगेट एसिड है उसमें से H प्लस निकाल दोगे तो क्या बन जाता है, कॉन्जुगेट बेस। तो इस डेफिनेशन में सेट करके देख लीजिए, कॉन्जुगेट बेस ऑफ दिस, यानी कि आपका ये एसिड है, तो H2PO4 माइनस है, इसमें से एक H प्लस निकालोगे तो HPO4 बनेगा, और H प्लस जब निकालते हैं तो मैंने बताया था माइनस का चार्ज क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। अरेंज क्लास में खेल लो बेटा, तुमको ना कल 4 सवाल देंगे इसी टॉपिक के, और जब तक करके नहीं जाओगे ना घर नहीं भेजेंगे तुमको, हंस लो तुम। तो डेफिनेशन में सही बैठ रहा है, तो ये करेक्ट है स्टेटमेंट। कल मैं किसी से तारीफ कर रही थी कि बहुत अच्छा बच्चा है अरेंज, लेकिन आपने आज ही रिवर्स कर दिया थॉट प्रोसेस को। चलिए थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं। जेई मेंस में 3 स्टेटमेंट। तीसरा है KW इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो KW बढ़ेगा, KW सिखाया था तो क्या सिखाया था, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आयनाइजेशन बढ़ता है, आयनाइजेशन बढ़ता है तो KW की वैल्यू बढ़ती है, सिखाया था ना, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। हाँ तो सही है ना, ये स्टेटमेंट भी सही है। मल्टीपल नहीं आता, इंटीजर टाइप में 4 स्टेटमेंट दे देंगे, पूछ लेंगे कितने करेक्ट हैं, 1 2 3 4 कितने करेक्ट, तो क्या है, करेक्ट है ना, एक तरीके से वही होता है। चौथा वाला छोड़ दो, टाइट्रेशन पढ़ाए नहीं, टाइट्रेशन पढ़ा दे तब चौथा स्टेटमेंट करेंगे, टाइट्रेशन का दे रखा इसी में आएगा ना, अब पढ़ाएंगे। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हो गया, तो क्या सिखाते हैं आपको, चलो एक और नई चीज हेडिंग डालिए,
कॉमन आयन इफेक्ट। प्रैक्टिकल में भी काम आता है, ऐसे भी आता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस वाले चैप्टर में भी इससे सवाल बनते हैं। 3 चैप्टर में रिलेटेड है ये। आयनिक इक्विलिब्रियम में प्रैक्टिकल वाला जो एक लास्ट टॉपिक है आपका, नीट में भी है, इसमें जेईई मेंस में भी है, उसमें भी है, और आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में तो आता ही है। कॉमन आयन इफेक्ट है ना। कॉमन आयन इफेक्ट क्या है, देखो जैसे मान लो ये कोई ए बी सॉल्ट है ना, बाइनरी सॉल्ट है, ये टूट रहा है ए प्लस और बी माइनस में। किसमें टूट रहा है, ए प्लस और बी माइनस में। अब इसकी जो सॉलिबिलिटी है, मान लीजिए कि इसकी सॉलिबिलिटी एस है, ठीक। अब हमने क्या किया, दूसरा एक कंपाउंड इसमें ऐड कर दिया। पहले ये डिसोसिएट हो रहा था, सॉलिबिलिटी एस थी, कैलकुलेट कर लिया। अब दूसरा इसमें एक कंपाउंड हमने ऐड किया जो देता है सी प्लस और बी माइनस। जो क्या देता है, सी प्लस और बी माइनस। अगर इन दोनों में देखो तो ये जो बी माइनस है इसमें भी है और इसमें भी है, तो दोनों में ये क्या आ गया, कॉमन आयन। तो कॉमन आयन से इफेक्ट क्या पड़ता है, और ये कॉमन आयन इफेक्ट है क्या, बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई सोल्यूशन है आपका, वो 2 आयंस प्रोड्यूस कर रहा है। अब आपने कोई और ऐसा उसमें सब्सटेंस डाल दिया जो एक कॉमन आयन प्रोड्यूस कर दे। ये दूसरा सब्सटेंस हमने सी बी डाला जिसने बी माइनस एक कॉमन आयन प्रोड्यूस कर दिया। दूसरा वाले ने कॉमन आयन प्रोड्यूस किया, इसके कॉमन आयन प्रोड्यूस करने की वजह से जो पहला कंपाउंड है उसकी सॉलिबिलिटी कम हो जाती है। पहला जो कंपाउंड है उसकी सॉलिबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसी को हम लोग कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन की प्रेजेंस में सॉलिबिलिटी का डिक्रीज होना क्या कहलाता है, कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन लिखेंगे, फिर इसका कहाँ यूज होता है वो लिखेंगे। तो पहले ये लाइन लिख लो, फिर कॉमन आयन इफेक्ट लिखवा। ये मतलब ये बना लिया। हो गया। Na प्लस कॉमन आयन हो गया। चलिए डेफिनेशन पे लिखे, इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन solubility of electrolyte decreases, which is called common ion effect. अब इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म में समझते हैं। देखो जो KSP होता है ना, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, KSP ऑफ एनी सब्सटेंस, इसकी वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट होती है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। KSP ऑफ एनी सब्सटेंस इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हो तो उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो होगा वो क्या रहता है, उसकी एक फिक्स वैल्यू है। कोई भी कंपाउंड ले लो, CaCl2 ले लिया, कोई भी NH4Cl ले लिया, कोई भी कंपाउंड ले लीजिए, उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर अगर चेंज नहीं कर रहे हो तो कैसे कोई कॉमन आयन डालने से ये इफेक्ट जो है, इसकी जो आपकी सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज करेगी,
वो देखते हैं हम लोग। एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। जैसे मान लो कि हमारे पास NH4OH है, ये कंपाउंड है, तो ये ब्रेक किस में होगा? NH4 प्लस और OH माइनस में। ठीक, इसकी एक फिक्स KSP की वैल्यू है, सबकी एक्सपेरिमेंट से अलग अलग की निकाली गई। इसकी एक KSP वैल्यू क्या है? फिक्स है। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है, इसकी S मान रहे हैं हम, तो KSP अभी क्या था? S मल्टीप्लाइड बाई S स्क्वायर कह सकते हैं। इसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितना है? S स्क्वायर है, ये फिक्स वैल्यू है। अब हमने क्या किया, इसमें ऐड कर दिया NH4Cl। क्या ऐड किया हमने? NH4Cl ऐड किया, तो यहां से हमको क्या मिलेगा? NH4 प्लस और Cl माइनस। ये NH4 क्या हो गया? कॉमन आयन हो गया। NH4 क्या हो गया? कॉमन आयन। मान लो इसकी कॉन्सेंट्रेशन C है, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है अलग से हम देखते तो क्या होती है? कॉन्सेंट्रेशन इसकी C है। तो जो कॉमन आयन होता है ना, उसकी अब जब नया आप वैल्यू निकालने चलोगे, तो अब इसकी जो S है, इसकी जगह पे आप S प्लस C रखोगे। क्या रखोगे यहाँ पे? S प्लस C। इसका मतलब जब KSP निकालने जाओगे, तो अब जब KSP निकालोगे तो NH4 का कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, यही तो कर रहे हो KSP के लिए। तो अब NH4 कितना लेना है हमको? जब हमने NH4Cl भी डाल दिया, तब क्या लेना है हमको? S प्लस C डाल दिया। यहाँ पे इसको क्या लिया आपने? S ही लिया। अब ये KSP जो वैल्यू अपनी फिक्स थी, तो अब क्या बन जाएगा? ये S स्क्वायर प्लस SC बन जाएगा, है ना। अब इससे जब आप, ये तो वैल्यू फिक्स है अपनी, कोई भी वैल्यू है फिक्स। इससे जब आप S की वैल्यू निकालोगे ना, तो अब S की वैल्यू पहले वाले जो आपने S निकाला था उससे क्या आ जाएगी? आपकी छोटी आएगी। मतलब S नहीं, बेसिकली अब जो S मल्टीप्लाइड बाई C करके निकालोगे वो छोटा बनेगा, वो वैल्यू क्या आ जाएगी? छोटी आ जाएगी। इसका मतलब ओवरऑल में क्या हुआ? सॉल्युबिलिटी में डिक्रीमेंट आ गया। इसका डेरिवेशन, इसको सॉल्व करके इन्होंने दिखाया नहीं है। S1C ले लिया और अच्छा, क्या हुआ? बड़ा कैसे होगा? मल्टीप्लाई हो रहा है तो मतलब S और C का प्रोडक्ट बड़ा भी तो हो सकता है, ऐसे कैसे बोल रहे कि S को? आप कह रहे हो कि S और C का जो प्रोडक्ट निकालेंगे वो तो वैल्यू बड़ी आएगी, तो यहाँ पे हम लोग डिक्रीमेंट की बात क्यों कर रहे हैं, है ना। अब हम लोग जो निकाल रहे हैं ना, वो निकाल रहे हैं इसके हिसाब से, S प्लस C के हिसाब से, इसके हिसाब से निकाल रहे हैं। ये वाली चीज निकाल रहे हैं। पहले S था, है ना, अब S प्लस C की वैल्यू निकाल लो। इसकी वैल्यू 10 ले लो, सपोज इसकी वैल्यू 10 ले लो, है ना। एक एक वैल्यू ले लो कोई। इसकी वैल्यू ले लो 0.1, तो C की वैल्यू जरा निकालो, क्या आएगी? इस इक्वेशन से C की वैल्यू क्या आ सकती है? निकालो जरा सा।
100 आ हाँ जाएगा, 100 आ जाएगा, 100 आ ले सकते, ले लो 1 ले लो। 100 अगर ये आपने जो बोला उसके हिसाब से 0.1 अगर ले लें तो सी की वैल्यू क्या आ रही है? 0.1 का स्क्वायर इधर हमने कर दिया और इधर 0.1 ही लेके s प्लस सी की वैल्यू निकालो, क्या आएगी? 10,000 निकालो जरा s प्लस सी की वैल्यू। नहीं, पहले तो हमने सी निकलवाया, अब बोल रहे हैं s प्लस सी की वैल्यू निकालो। s स्क्वायर होगा तो 0.01 0.1 s c हो जाएगा 9.9 आ रहा है। 9.99 हाँ सही है 9.9 अच्छा सुनो सुनो सुनो, कुछ वैल्यू लो, चलो इस चीज के लिए कुछ वैल्यू ले लो। जैसे इसका KSP हम ले लें, मान लो 100 ले लो, 100 ले लो, ठीक है। तो पहले अगर सॉलिबिलिटी देखोगे तो s स्क्वायर 100 s क्या आ जाएगा? रूट ऑफ 100 यानी कि 10 आ जाएगा। पहले s ये है, ठीक। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें एक जगह पे s प्लस सी ले रहे हैं और एक जगह पे क्या ले रहे हैं? s ले रहे हैं, यही तो ले रहे हैं। तो अगर आप कोई कॉन्सेंट्रेशन लेते हो, इसको 10 मान लो, इसको 0.1 मान लो, इसको 10 ही ले रहे हो, है ना, इसको 100 ही करना है अगर, तो क्या चेंज देख सकते हैं हम लोग कैसे? कम उसी बेसिस पे प्रूफ करना है ना अपने को कि इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो फिक्स है 100, ठीक है। तो ओवरऑल में जो सॉलिबिलिटी है वो कम होनी चाहिए, वो प्रूफ करना है हमको। s प्लस सी तो कम ही होगा। अच्छा, इशिका कह रही है कि अगर अब की बार आप s को वही s लिखो और c की वैल्यू अगर 0.1 ले लो, है ना, तो s की वैल्यू कितनी आ रही है? इसको फिक्स रखना है अपने को, इसको फिक्स रखना है। s इसको मान लो 0.1 ले लो, तो अब की बार s की वैल्यू निकालो जरा, क्या आएगी? तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, हैं? होगा क्या? करो करो जरा, s की वैल्यू निकालो, इजीली निकल जाए तो निकालो। हैं? छोटी ले लो, कोई 2 ले लो, 3 ले लो, 0.1 की जगह कोई वैसा नंबर ले लो, 0.1 की जगह कोई नंबर ले लो, 2 ले लो, हाँ ठीक है। s स्क्वायर प्लस 2s 2 ले लो, कोई नंबर ले लो वैसा, अगर कैलकुलेशन में लग रहा है आपको। हाँ? उसकी 10 थी, अब 20 मिलाओगे इसमें? अच्छा चलो सॉल्व करो, तो क्या वैल्यू आती है बताओ। थोड़ा सा मिलाते कॉमन आयन, तो क्या आ रहा है इसका वैल्यू? कार्तिक निकालो, s प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई s इज इक्वल टू 100 करना है, और c की वैल्यू आप ले लो, कितनी कितनी ले रहे हैं? कुछ लोग 20 ले रहे हैं, कुछ लोग 10 ले लो, 10 नहीं 2 ले लो, कुछ लोग 10 आ रही, तो पहले भी 10 थी, अभी भी 10 है,
2 लेने से तो बहुत easy तो क्या फर्क पड़ेगा फिर? 2 लेने से तो हाँ क्यों दोनों एक्सप्रेशन में चेंज नहीं आ रहा है? एक जगह हम ले रहे हैं एस स्क्वायर इज इक्वल टू 100 और दूसरी जगह हम ले रहे हैं एस स्क्वायर प्लस 0.1 एस इज इक्वल टू 100, तो चेंज नहीं आएगा इसकी वैल्यू में? नहीं आना चाहिए। क्या छोटा सा तो आएगा ना, तो कम होगा या बढ़ेगा ये पूछने का बस मतलब। एस की वैल्यू छोटी आएगी या बड़ी होगी ये बता दो। छोटी आएगी। छोटी आएगी तो मतलब सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। यही प्रूव करना है अपने को, प्रूविंग यही करनी है अपने को कि कुछ आपने कॉमन आयन ऐड किया तो फाइनल सॉल्युबिलिटी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। जैसे यहाँ पे एक्सप्रेशन बना एस स्क्वायर प्लस 0.1, अगर सी की वैल्यू लेते हो तो 0.1 एस इज इक्वल टू 100 बना, और एक एक्सप्रेशन अपना शुरू वाला क्या बना था? एस स्क्वायर इज इक्वल टू 100, है ना। अब इसमें एस की वैल्यू निकालें तो क्या आती है? क्या 10 से कम आती है या 10 से बड़ी आती है वो देखना है। तो अगर इससे आपकी एस की वैल्यू लेस देन 10 आ रही है, पहले 10 ले रहे थे, लेस देन 10 आ रही है, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है? कॉमन आयन डालने पे डिक्रीज। बोलिए, बोलो बच्चों, प्यारे बच्चों, ये प्रूव हो रहा है नहीं हो रहा है? बोलो। होना चाहिए, इसी से प्रूव ही करते, इसी एक्सप्रेशन से। क्वेश्चन अब कुछ और इसमें 48 हो गए। अच्छा चलिए, अब आपकी क्लास आज की कर देते ऑफ, फिर अगले पे क्वेश्चन करा देंगे इसके कॉमन है। आप लोगों से प्रॉमिस था ना इस टाइम का।